इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फोटो जर्नलिस्ट, आप सभी का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये क्लस्टर के प्रवास की योजना में आज मेरा तीसरा दिन है और आज हम सोलापुर लोकसभा में आज हमारा दिन भर का प्रवास होगा। हम सबको पता है कि बहुत जल्दी अब लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने वाली है। मोदी सरकार के 10 वर्ष और उसके पहले के 10 वर्ष, मैं तो कहते हुए भी सकता हूं कि आज़ादी से लेकर 2014 तक, और मूल्यांकन का सबसे आदर्श तरीका अगर कोई होगा तो 10 साल मोदी सरकार के, उसके पहले के 10 वर्षों की अगर तुलना की जाए तो मुझे लगता है कि देश की राजनीति के साथ में न्याय होगा। हम गौरवान्वित हैं कि हमारे पास ऐसा नेता है जिसका सिर्फ देश में नहीं पूरी दुनिया में उनकी स्वयं की प्रतिष्ठा है और भारत माता की प्रतिष्ठा को उन्हें ऊंचाई दी है। और उसका आधार अगर कोई है तो वो सिर्फ विकास, और वो भी विरासत के साथ। ये बात मैं फिर से दोहराता हूं, मोदी सरकार के विकास के मॉडल में विरासत के बगैर वो संभव नहीं है, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास है। विकास में भी हमने एक नई दिशा दी है जिसमें गति भी है और प्रगति भी है। और विरासत के मामले में देश की आज़ादी के बाद जो दुराग्रह कांग्रेस ने किया या हमारी विरोधी पार्टियों ने किया, उसमें वामपंथी हो, कांग्रेस हो या स्थानिक कोई भी दल हो, उनने सदैव विरासत पर कुठाराघात किया। लेकिन हमने अपने राजनीतिक हितों के लिए कभी समझौता नहीं किया। इसलिए मैं 2 उदाहरण आपको देता हूं। देश के विभाजन के बाद जब जम्मू कश्मीर में एक अलगाववाद की दिशा तय की गई तो डॉक्टर मुखर्जी का पहला बलिदान जम्मू कश्मीर की धरती पर हुआ। धारा 370 हटाने के लिए तब से लेकर 70 साल तक पार्टी संघर्ष करती रही। और जैसे ही मोदी जी सरकार में आए, हमने धारा 370 से इस देश को मुक्त किया। 70 साल का इंतजार मैं नहीं मानता कि कोई दूसरे राजनीतिक दल ने इतना संघर्ष किया होगा। इसलिए हमने राजनीतिक हितों के लिए कभी समझौता नहीं किया। दूसरा उदाहरण है राम जन्मभूमि का। वो तो 500 वर्ष का संघर्ष है। देश की आज़ादी के बाद में जो चित्र है वो सबने देखा है, आप सब परिचित हैं। लेकिन मैं गर्व करता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद जो हमारा संकल्प था कि हम बिना विरोधाभास और संघर्ष के राम जन्मभूमि पर अपना मंदिर का निर्माण करेंगे, ये सदैव भारतीय जनता पार्टी का मत रहा है कि बातचीत से मंदिर के समाधान निकलने चाहिए, पर मंदिर बनना चाहिए। आज वो मूर्त रूप ले चुका है। अगर मैं विकास की बात करता हूं तो विकास में आपके ही क्षेत्र में जितने राजमार्ग बने हैं, 10 साल क्या, मैं समझता हूं आज़ादी से लेकर तब तक नहीं होगा। हम सब की जितनी आस्था का केंद्र है, ये वास्तव में धार्मिक राजधानी है, सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं, अन्य आसपास के जो राज्य हैं उन राज्यों से लोग यहाँ तक आते हैं। सोलापुर से तुलजापुर, सोलापुर से अक्कलकोट, अक्कलकोट से गाड़गापुर, सोलापुर से पंढरपुर, ये सभी में ये जो कनेक्टिविटी है ये सिर्फ पंढरपुर भर के लिए नहीं है। जो भी श्रद्धालु जहाँ से आता है उसके लिए ये कनेक्टिविटी है। इसलिए हमारा रेल का मार्ग हो, हमारे रोड का अपग्रेडेशन हो या फिर हवाई सेवाएं, इनमें जो हमने सफलता प्राप्त की है वो ऐतिहासिक है। तीसरी बात मैं ये कहता हूं कि देश की राजनीति की दिशा मोदी जी के नेतृत्व में बदली है। उनने जब ये बात कही थी कि देश की आज़ादी के जब 75 साल होंगे तब देश कैसा होगा, और उन्होंने पूरी जिम्मेदारी के साथ जब ये बात कही थी तो हमारे विरोधियों ने मजाक उड़ाया था
कि 2019 का चुनाव बीच में है, जो 2075 साल की बात कर रहे हैं वो तो 22 में आएगा। मोदी जी ने कहा था कि देश का विकास अनवरत है, चुनाव होते रहेंगे, लेकिन लक्ष्य हमारा स्पष्ट होना चाहिए। अब आप देखिए, प्रधानमंत्री आवास हो, स्वच्छता के लिए शौचालय हो, गरीब आदमी के लिए गैस कनेक्शन हो, महिला सशक्तिकरण के लिए जल जीवन मिशन हो, उपचार के लिए आयुष्मान कार्ड हो। और मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि जल जीवन मिशन 2019 के बाद शुरू हुआ है। और एक आंकड़ा मैं जरूर दे रहा हूं, शायद वो आपको भी अच्छा लगेगा, कि जब जल जीवन मिशन इस देश में शुरू हुआ था 2019 में, तब महाराष्ट्र में, खासकर इस जिले में, जो सबसे अच्छी स्थिति देश के भीतर महाराष्ट्र की थी, और राज्य का एवरेज 33% था, लेकिन आपके सोलापुर डिस्ट्रिक्ट का एवरेज 37% था। मुझे आज कहते हुए खुशी है, आप भी जल जीवन मिशन का पोर्टल खोल कर देख सकते हैं, आपका अचीवमेंट 97% है। राज्य में ये 76% है, लेकिन सोलापुर का अचीवमेंट 97% है। चाहे जल प्रबंधन पीने का हो या जल प्रबंधन सिंचाई का हो, दोनों में जो ऊंचाइयां ली हैं, और देश की आज़ादी के 75 वर्ष में जो अमृत सरोवर का निर्माण हुआ है, आपके यहाँ तो रिनोवेशन भी हुए, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा काम है। पांचवी बात जब मैं कहता हूँ, तो वो ये जो गरीब आदमी है, जिसको अनाज मुफ्त में 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है, या जिनको ये सुविधाएं मिली हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ने बिचौलियों को समाप्त किया, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अन्यथा आप ही के पास लोग आते थे कि साहब हमको तो ऐसा हमारे साथ हो गया। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की जो पॉलिसी थी मोदी की, उसने बिचौलियों को ख़त्म किया। इससे पहले ये प्रयास कभी नहीं हुए। परिवारवाद के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ, तुष्टीकरण के खिलाफ पार्टी सदैव रही है, और हमें गर्व है कि हम उस मामले में सफल हुए हैं। और मैं अंत में इतना ही कहूँगा कि इसी आधार पर हम जनता के बीच में जाएंगे आपके माध्यम से, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहूँगा, फिर इस बार मोदी सरकार। क्या पार्टी में डिफरेंस से बीजेपी दूर जा रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और मुझे लगता है कि एक आग्रह मैं जरूर कहूँगा कि मैं किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कह रहा। कोई आदमी विजनरी हो, वो विचार की आज़ादी उसे ना हो। राम को कौन नहीं मानता, सब मानते हैं, लेकिन जय श्री राम कहने की हिम्मत नहीं थी जहाँ लोग रहते थे। विचारधारा से अगर अनुकूलता है, विजन है डेवलपमेंट का, तो मुझे लगता है कि देश जिस परिस्थिति में है उसमें हम सबको मिलकर आगे आना होगा, क्योंकि पूरी दुनिया हमारा इंतज़ार कर रही है। हम साम्राज्यवादी लोग नहीं हैं कि दूसरे के देश पर कब्जा करके अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य तलाशेंगे। तो हमें अपने इन्हीं संसाधनों में बेहतर विकास भी करना है और दुनिया को रास्ता भी देना है। और उसका सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है कोरोना का, कि हम 140 करोड़ के देश थे, हमको दवाइयों की ज़रूरत थी, लेकिन हमने 150 से ज़्यादा देशों को दवाइयाँ दी, उसमें अमेरिका भी शामिल है और ज़रूरतमंद ब्राज़ील भी है। लेकिन कोई भी ताकतवर साथ जो चुनिंदा देश है, वो किसी को एक गोली भी नहीं दे सके। तो ये जो विचारधारा की ताकत है, ये विचारधारा की ताकत को मजबूती मिलनी चाहिए। आप विश्वास करिए कि पार्टी विद डिफरेंस पार्टी का बना रहेगा। हमारा कार्यकर्ता संघर्ष से पैदा हुआ कार्यकर्ता है, लेकिन कोई अच्छे लोग हमारे साथ आएँ। पार्टी ने तय किया है कि जो लोग विचारधारा से सहमत हो वो हमारे साथ आते हैं, तो मुझे लगता है कि आगे बढ़ेंगे। नहीं, भोपाल में जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि नेशनल एनसी करप्शन पार्टी है, तब अजित पवार ज्वाइन हुए। इस डिबेट में मुझे अशोक चौहान ज्वाइन हुए। मुझे लगता है कि इस डिबेट में मुझे जाने की जरूरत नहीं। मैंने अपनी बात कही है कि अगर किसी के पास में डेवलपमेंट का विजन है, हमारी विचारधारा को स्वीकार करता है, तो हमारे आध्यात्म में प्रायश्चित की पर्याप्त व्यवस्था है। अभी आप 3 लोकसभा के प्रमुख हैं, अभी क्या स्थिति है? आप सोलापुर सांगली डेंजर जोन में रखता है? नहीं, कोई डेंजर जोन नहीं है, सब सुरक्षित जोन में है। अभी जो मठाधीश थे वो गिरे ना, तो ये उसके बाद के उनने तो उतना विकास नहीं किया जितना हमारे खासदार ने किया है। तो इसलिए ये मुझे लगता है कि अगर मैं पवार साहब का ही नाम लेता हूँ, वो रहे ना, माड़ा से रहे,
और आप आज के डेवलपमेंट के बारे में देखिए तो मुझे लगता है कि मैं कहूँगा कि खाली पानी पर जितने काम और रोड पर हुए हैं माडा में, देश की आज़ादी के बाद ताकतवर नेता होने के बाद भी नहीं हुए, ये मैं कह सकता हूँ। सोलापूर में सर सिव्हिल डेव्हलपमेंट भाजपने केली हे केलं, परंतु महागाईच्या बद्दल लोकांमध्ये प्रचंड असंतोष मुझे देखिए, हम जिस प्रकार से जनता को लाभ मिला है, चाहे गरीब कल्याण के नाम पर हमने उनको मुफ्त में राशन दिया हो, ताकत हर पक्ष में मिली है। इसलिए चीज़ों की इसको एक पैरामीटर पर नहीं देख सकते। लेकिन कांग्रेस के समय की महंगाई की अगर कंपेयर कर, मैंने कहा कंपेयर कर लेना चाहिए, इसलिए मैं पहले ही कहा है मैंने। ताज्या घडामोडींसाठी आजच आमच्या रोकठोक यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि शेजारील बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका।